हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला कम पढ़ी लिखी थी। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सरला ने अपने घर को अच्छे से संभाल लिया था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। सरला अपने 5 बेटों की शादी करवा देती है। सरला के 2 सबसे छोटे बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर विदेश रहने चले जाते हैं और बाकी की 3 बहुएं पलक, कोमल और रिया सरला के साथ रहा करती। ऐसे ही एक दिन पलक, कोमल और रिया तीनों मिलकर पिज्जा ऑर्डर करती हैं। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ जाता है और सरला पिज्जा लेकर घर आती है और खुद से बोलती है, ये क्या है? लगता है बहुओं ने कुछ मंगवाया है। उनको बुलाकर देती हूँ। सरला तीनों को आवाज लगाकर बुलाती है। तीनों जल्दी से सरला के पास आती हैं और एक साथ बोलती हैं, जी माँ जी। ये कोई लड़का देकर गया है? तुम तीनों ने मंगवाया है क्या? लगता है पिज्जा आ गया है। जी माँ जी, ये हमने ही मंगवाया है। आप इसको रख दो, हम अभी हाथ धोकर आते हैं, फिर मिलकर खाएंगे। तीनों हाथ धोने के लिए चली जाती हैं और सरला उस डब्बे को खोलने ही वाली थी कि तभी उसको वो बहुत ज्यादा गर्म लगता है और वो खुद से कहती है, आय हाय, कितना गर्म है ये। मेरी बहू इतना गर्म खाएगी तो तीनों का मुंह ही जल जाएगा। फिर अम्मा अम्मा करती फिरेगी। एक काम करती हूँ, इसको वो ठंडा करने वाली मशीन में डाल देती हूँ। सरला पिज्जा को फ्रिज में रख देती है और बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसकी तीनों बहुएं हाथ धोकर बाहर आती हैं। माँ जी, वो जो डब्बा था आपने कहाँ रखा है? अच्छा, वो तो जो ठंडा पानी करने वाली मशीन है ना, उसमें डालकर रख दिया है। बहुत ही गर्म था। अगर गरम गरम खाती है तो तीनों का मुंह जल जाता। क्या आपने पिज्जा को फ्रिज में रख दिया? माँ जी, आप इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि आपने पिज्जे को फ्रिज में रख दिया? गांव से आई हो क्या आप? आपको ये नहीं पता कि पिज्जा को गरम गरम ही खाया जाता है, ना कि ठंडा करके। जाने दीजिए बड़ी दीदी, हम लोग भूल गए थे कि ये हमारी सास बहुत गवार है। इनको तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता, तो इनको क्या पता होगा कि पिज्जा किसे कहते हैं। हाँ दीदी, रिया बिल्कुल सही बोल रही है। इनको कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इन्होंने ये बेवकूफी पहली बार थोड़ी की है, पहले भी ऐसा तो किया ही था इन्होंने। हाँ वही तो, तुम दोनों को याद है ना, इन्होंने कैसे हमारे इम्पोर्टेंट पेपर किसी रद्दी वाले को दे दिए थे। ना जाने कब इनको अकल आएगी। पलक, कोमल और रिया तीनों एक स्वर में सरला को सुनाती हैं। कोमल के कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। तभी पलक बोलती है, माँ जी ने हमारे 500 रुपए बर्बाद कर दिए। उनको क्या जरूरत थी पिज्जा को फ्रिज में रखने की? अब क्या अफसोस करना दीदी, जो हो गया वो वापस तो नहीं आएगा ना। हाँ, अब हम 500 रुपए के जाने का अफसोस मनाने के अलावा कर ही क्या सकते हैं। जाने दो, उनको कुछ नहीं कह सकते, आखिर है तो हमारी सास ही ना। इधर तीनों बहू अपने पिज्जा के जाने का दुख मना रही थी और एक तरफ सरला अपनी बहुओं की बातों से दुखी थी। ऐसे ही समय बीतता है और सरला के घर में एक छोटी सी पार्टी होती है, जिसमें सरला के कुछ मोहल्ले वाले और कुछ रिश्तेदार आते हैं। पार्टी में सरला की पड़ोसन विमला भी आती है। विमला और सरला दोनों खाना लेते हैं और एक साइड में जाकर खाने लगती हैं। विमला सरला को बोलती है, अरे सरला, खाने के लिए चम्मच तो ले आ, वरना कैसे खाएगी? चम्मच में क्या ही खाऊंगी। मैं जब तक हाथ से खाना नहीं खाती ना, तब तक मेरा पेट ही नहीं भरता। इसीलिए मैं तो हाथ से ही खाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। सरला अपने हाथों से खाना खाने लगती है। तभी तीनों बहुओं की नजर सरला पर जाती है और रिया बोलती है, वो देखो दीदी, माँ जी को वो कैसे इतने लोगों के आगे हाथों से खा रही है। माँ जी भी ना इतने लोगों के आगे हमारी इज्जत का फलूदा कर देंगी। पता नहीं इनको समझ में क्यों नहीं आता कि अपना गंवारपना हर जगह नहीं दिखाना चाहिए। आप दोनों खुद से क्या बातें कर रहे हो? हम तीनों माँ जी को इतने लोगों के सामने बोलते, तब इनको समझ आएगा। तीनों सरला के पास जाती हैं और एक साथ बोलती हैं, माँ जी ये आप क्या कर रही है? खाना खा रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? अब खाने से भी रोकेगी क्या? माँ जी वो तो हमें भी दिख रहा है, आप खाना खा रही हैं, पर ऐसे हाथों से क्यों खा रही हो? इतनी बड़ी पार्टी में एक तो चम्मच नहीं मिली क्या आपको? हाँ माँ जी, इतने सारे लोगों के आगे आप हाथ से खा रही हो, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जल्दी से जाकर हाथ धोकर आओ। अरे तुम दोनों अपनी सास पर ऐसे भड़क रही हो जैसे तुम ही इनकी सास हो। क्या हो गया? अगर इसने हाथ से खाना खा लिया, इसको हाथ से खाना खाना अच्छा लगता है, तभी तो खा रही है। आंटी जी, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन आप अपने काम से मतलब रखिए।
तो अच्छा होगा। हमारे घरेलू मामले में दखल देने की आपको जरूरत नहीं है। तुम सब अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझती हो ना। तुम देख लेना, तुम्हारी ये गवार सास ही तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें बचाएगी, फिर उस दिन ये तुमको सुनाएगी और तुम सुनोगी भी। ये गंवार हमें सुनाएगी, हम ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे। ये तो समय ही बताएगा, हमेशा सबका एक जैसा समय नहीं रहता है, और ये बात अपने पल्लू से गांठ बांध लो। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गुजरते वक्त के साथ साथ ऐसा कोई दिन नहीं आता जब उनकी सास उन्हें गंवार पने वाली हरकतें ना करे और बहू उन्हें गंवार पने के लिए ताना ना मारे। ऐसे ही एक दिन सरला के घर में पूजा होती है, जिसमें सरला भी कामों में मदद करती है। तीनों मिलकर पूजा का प्रसाद बनाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग आते हैं और पूजा शुरू होती है। पूजा खत्म होने के बाद कोमल पंडित जी को प्रसाद देती है और प्रसाद खाते ही पंडित जी कहते हैं, अपमान, घोर अपमान। अरे ये प्रसाद खिलाकर तुम लोगों ने भगवान का अपमान किया है। अरे प्रसाद मीठा होता है, लेकिन तुम लोगों ने प्रसाद में बिल्कुल भी मीठा नहीं डाला। अरे थोड़ा तो डाल देती, भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे इसके लिए। क्या हुआ पंडित जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप लोगों ने प्रसाद तो बना दिया, लेकिन प्रसाद में बिल्कुल भी मीठा नहीं डाला। अरे भगवान की चीजों में कम से कम कंजूसी तो मत किया करो, ना जाने कैसे खाएंगे ये प्रसाद। पंडित जी इतना बोलते हैं और सरला और उसकी तीनों बहुएं थोड़ा सा प्रसाद चखती हैं और उनको सच में प्रसाद में मीठा नहीं लगता। विमला भी थोड़ा सा प्रसाद खाती है। हाँ, प्रसाद में तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। पता नहीं कैसी है ये सब आलसी कामचोर, पहले खुद ही पूजा रखवाती है और मन लगाकर काम भी नहीं करते। फिर आंटी जी, अगर इसमें मीठा नहीं है तो क्या हुआ, हम अभी इसमें चीनी डाल देते हैं, जिससे प्रसाद मीठा हो जाएगा, फिर तो आराम से खा सकते हैं ना। अच्छा, तुम लोगों में कुछ ज्यादा ही दिमाग है ना। अगर अभी प्रसाद में चीनी जाएगी तो प्रसाद में वो बात नहीं रहेगी। प्रसाद में चीनी तभी डालते हैं जब उसको बनाया जाता है, ना कि बनाने के बाद। क्या विमला, तू भी इनको सुनाने में लगी हुई है? इनको समझने की जगह तू इनको सुना रही है। ला, मुझे दे प्रसाद, मैं अभी इसको ठीक कर देती हूँ। सरला प्रसाद लेती है और रसोई में जाकर उसको ठीक करने लगती है। सरला चीनी को मिक्सी में डाल देती है और चीनी को पीसकर प्रसाद में मिला देती है और सभी को आकर देती है। ले बहू, ये सबको दे दे, प्रसाद ठीक हो गया है और प्रसाद मीठा भी हो गया है। पर माँ जी, आपने ये सब कैसे किया, वो भी इतनी जल्दी? अरे कुछ नहीं, चीनी नहीं डाल सकते, लेकिन प्रसाद में भूरा तो डाल सकते हैं ना। तू सबको दे दे। कोमल सभी को प्रसाद देती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद विमला कहती है, देख लिया बहू, जिस सास को तुम तीनों गवार और ना जाने क्या क्या कहती थी, आज उन्होंने ही तुम्हारी इज्जत बचा ली। अगर सरला चाहती तो तुम तीनों को भी सभी के आगे सुना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि तुम तीनों से ही घर की इज्जत है। विमला की बात सुनकर तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सरला से माफी मांगती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। सिमर के घर पर रमन अपने पिता आनंद और माँ सपना के साथ रिश्ता लेकर आया होता है। सिमर और रमन एक दूसरे को देखकर पहली नजर में ही पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद सब बातों को तय करके रिश्ता पक्का हो जाता है और अपने हाथों में मिठाई उठाकर आनंद अपनी होने वाली समधन का मुंह मीठा करवाते हुए कहता है, अरे समधन जी, मिठाई खाइए, अब तो मिलना जुलना चलता ही रहेगा। हाँ जी समधी जी, आप भी खाइए ना। जी, मिठाई तो चलती रहेगी। हमारे यहाँ तो समधन को गले लगाने का रिवाज है, तो नेक काम में देरी कैसी। आइए आप लेते हैं झप्पी। इनकी आशिकी अभी से शुरू हो गई। मेरी होने वाली बहू अपने ससुर के बारे में क्या सोचेगी कि ससुर की आशिकी ही खत्म नहीं होती। इनको तो रोकना पड़ेगा। अरे बस बस, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। आप दोनों गले मिले, रुक जाइए, हाथ मिला लीजिए। हाँ जी, कोई नहीं, फिकर नॉट, गले आपके लग जाते हैं। आपको तो गले लगाने का लाइसेंस भी है हमारे पास। ये बोलकर आनंद सपना को गले लगा लेता है और वो सब लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद धूमधाम से सिमर और रमन की शादी हो जाती है और सिमर अपने ससुराल आती है। शादी की पहली रात सिमर शर्माते हुए अपने पति रमन से कहती है, सुनिए ना रमन जी, कहिए ना सिमर जी। क्या आप भी ससुर जी की तरह रोमांटिक हैं? वो क्या है ना,
वो स्वीट 60 हो गए हैं, लेकिन आज भी सासू माँ के लिए इतनी आशिकी करते हैं कि मुझे तो देखकर ही शर्म आ जाती है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अपने पापा से ज्यादा आशिकी और प्यार तुमको करूंगा। जितना वो अपनी बीवी से प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपनी बीवी से करूंगा। ये बोलकर रमन प्यार से सिमर को अपने गले लगाता है और वो बहुत हसीन समय साथ बिताते हैं। दिन बीतते जाते हैं। अब सिमर रोज देखती कि आनंद कभी सपना को अपने हाथ से खाना खिलाता तो कभी डिनर पर लेकर जाता और रमन बस हर समय अपने काम पर ही लगा रहता। ऐसे ही एक दिन जब सिमर हॉल में सफाई कर रही होती है तो उसको रोमांटिक मूवी की 2 टिकट मिलती हैं और वो अपने मन में कहती है, मूवी टिकट? जरूर ये रमन मेरे और अपने लिए लाए होंगे, पर ये तो आज रात के शो के हैं। अगर ऐसा है तो उन्होंने ऑफिस जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? शायद सरप्राइज देना चाहते होंगे। एक काम करती हूँ, शाम को सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हूँ, फिर हम साथ में मूवी जाएंगे। ये बोलकर सिमर खुशी खुशी घर का काम करके तैयार होती है और रमन का इंतजार करने लगती है। और सिमर जब अपने कमरे में होती है तो रमन वहाँ आता है और सिमर कहती है, अरे आप भी ना, ये कोई समय है घर आने का? अब आप कब आए हो और हम कब जाएंगे? ऐसे तो हमको लेट हो जाएगा और मूवी छूट जाएगी। क्या हमको कहीं जाना था? मुझे तो याद नहीं। वैसे हमें कहाँ जाना है? मूवी और कहाँ, तुम भूल गए? लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने मूवी के लिए कोई वादा नहीं किया था और ना ही हम आज कोई मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। बल्कि मैं तो मूवी देखने जाता ही नहीं हूँ, मुझे मूवी का शौक ही नहीं है। अरे वही घिसी पिटी पुरानी स्टोरियां होती है, ऊपर से वहाँ 3 घंटे बैठे रहो एक ही सीट पर। अरे टाइम वेस्ट है और वैसे ही कुछ दिन बाद टीवी पर आ जाती है। अगर आपकी मूवी टिकट नहीं है ये, तो फिर किसकी है? सिमर इतना कहती है कि तभी उसे अपने ससुर की आवाज आती है और वो रमन के साथ हॉल में आती है और उसका ससुर उससे कहता है, बहू, साफ सफाई करते हुए तूने कोई मूवी की टिकट देखी है क्या? एक तो बुढ़ापे में कुछ याद नहीं रहता, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। तेरी सास और मुझे मूवी पर जाना था, देरी हो रही है। ओह, तो ये मूवी टिकट मेरे पति ने बुक नहीं की, मेरे ससुर ने की है अपनी बीवी के लिए। ना जाने इस बुढ़ापे में भी इनकी आशिकी कब खत्म होगी। और एक तरफ मेरा पति है जो उम्र से पहले ही बूढ़ा हो चुका है। सिमर ये बोलकर मूवी टिकट अपने ससुर को दे देती है और वो दोनों वहाँ से मूवी देखने चले जाती हैं। और ये सब होते देखकर रमन कहता है, अच्छा, तो तुमको लगा कि मूवी टिकट मैं लाया हूँ हम दोनों के लिए? अरे तुम भी ना। मैं भी ना क्या? अरे मेरे ससुर की आशिकी देखो, इस उम्र में भी मम्मी जी को हाथों से खाना खिलाते हैं, मूवी लेकर जाते हैं और कितना प्यार करते हैं। और खुद को देखो, जब देखो काम में लगे रहते हो। तुमसे अच्छा मैं किसी बुड्ढे से ही शादी कर लेती। ये बोलकर सिमर बिना रात का खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है और रमन से बात नहीं करती। रमन उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं होती। ऐसे ही एक दिन जब आनंद सिमर के पास आता है तो उससे पूछता है, बेटी, तुझसे एक बात पूछूं? अरे हाँ पापा जी, पूछिए ना, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मैं तेरी सासू माँ को कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ, आउट ऑफ इंडिया। तू मुझे बताना कहाँ लेकर जाऊँ? अरे ससुर जी, क्यों आशिकी करके मेरे अरमानों को जला रहे हो? आप दोनों को तीर्थ जाना चाहिए और घूमते रहते हो। एक मेरा पति है जिसको काम के आगे बीवी ही नहीं दिखती। बताना बहू, कहाँ खो गई? मैं कहाँ लेकर जाऊँ उसे, जो उसके लिए सबसे खास जगह हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सोचा तुझसे ही पूछ लूं। पापा जी, आपको पेरिस लेके जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, अच्छा मौसम है। मम्मी जी को पेरिस जरूर पसंद आएगा। हर लड़की का सपना होता है अच्छी जगह घूमना, और मैं तो शुरू से ही पेरिस जाना चाहती हूँ। ये बात अलग है, आज तक शिमला के भी दर्शन नहीं हुए। ठीक है बहू, पेरिस की 2 टिकट बुक कर देता हूँ, तेरी सासू माँ भी खुश हो जाएगी। ये बोलकर आनंद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सिमर भी अब रमन से सब उम्मीदें छोड़ देती है। तभी एक दिन उसकी ननद घर आती है और उसको देखकर सिमर कहती है, अरे ननन जी, आप यहाँ? ससुराल में सब अच्छा तो है ना?
हाँ जी भाभी, आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है और सब खुश भी हैं। वो पापा ने तो टिकट करवाने को बोला था पेरिस की, तो मैंने सोचा कि मैं ये देने आ जाऊं और 1 महीने यहाँ रह भी जाऊं। यानी मेरे सास ससुर इस उम्र में हनीमून मनाएंगे और मैं यहाँ अपनी ननद की सेवा करूंगी। वाह रे मेरी किस्मत। भाभी कुछ बोला क्या आपने? ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कहना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। नहीं नहीं ननद जी, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। आप थक गई होंगी, दूर से आई हैं। थोड़ी देर में सिमर चाय बनाने रसोई में चली जाती है और लाइटर से गैस जलाकर सोचती है, ना जाने मेरी किस्मत ही क्यों इतनी फूटी निकली थी। इतना बुरा पति मेरी किस्मत में ही क्यों लिखना था ऊपर वाले को, जिसको रोमांस का र भी नहीं पता। और मेरे ससुर को देखो, जिसकी आशिकी इस उम्र में भी खत्म नहीं होने का नाम ले रही है। सिमर ये सब बोल बोल कर चाय बनाती है और जाकर चाय पानी लेकर हॉल में आती है और देखती है कि वहाँ रमन, आनंद, सपना सब मौजूद हैं और रमन सिमर से कहता है, अरे सिमर, तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की है, ऐसे तो देर हो जाएगी। मैं क्यों पैकिंग करूंगी सासू माँ की, अपनी पैकिंग खुद कर लेंगी। बहू, जब रमन और तुम पेरिस जा रहे हो तो हम क्यों पैकिंग करेंगे? क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताता हूँ बहू। दरअसल रमन तुझे अब तक ज्यादा समय इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि ज्यादा काम करके वो ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेना चाहता था ताकि तुझे आउट ऑफ स्टेट नहीं, आउट ऑफ इंडिया घुमा सके। लेकिन तू तो इससे ही नाराज होकर बैठ गई। और इसने तेरे ससुर को बोला कि तेरी पसंद की जगह पता लगाएं ताकि तेरी ननद वहाँ की 2 टिकटें करवा दे। अब आई समझ? यानी अब तक मैं ऐसे ही अपने ससुर जी की आशिकी को बदनाम कर रही थी, जबकि वो टिकट तो रमन और मेरे लिए थी। मुझे माफ कर दो सिमर, मैंने तुमको इग्नोर किया। मैं बस तुमको सरप्राइज देना चाहता था और तुम बुरा मान गई। बुरा? इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि मैं क्या ही बताऊं कितनी खुशी है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे लिए ये सब प्लान किया। आप कितने अच्छे हैं और मुझे कितना चाहते हैं, और मैं बेकार में आपको गलत समझती रही, आपसे लड़ती रही। मुझे माफ कर दीजिए। कोई नहीं, अब तो हमारे बीच सब सही है ना। चलो सपना, हम भी पैकिंग कर ले। ससुर जी, आप किस चीज की पैकिंग कर रहे हैं अब? मैं और तुम्हारी सास बाली जा रहे हैं हमारे दूसरे हनीमून पर, और आस्था यहाँ रहकर घर का ध्यान रख लेगी। सच ही बोला था मैंने। ससुर जी की आशिकी कभी खत्म नहीं हो सकती, पर आप दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहना, मेरी दुआ है यही। सिमर ये बोलकर मुस्कुरा देती है, जिसके बाद वो चारों पैकिंग करते हैं और सिमर और रमन पेरिस के लिए निकल जाती हैं। वहीं आनंद और सपना बाली के लिए। इस तरह जब तक आनंद की सांसें रहती हैं, तब तक सिमर के ससुर की आशिकी खत्म नहीं होती। अरे बहन जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है तो फिर क्यों आपकी सौतन जब देखो उधारी पर सामान खरीदती रहती है? भाई साहब, अब मैं क्या बताऊं। दरअसल मेरी सौतन सबसे उधार इसलिए लेती है क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी भी उधारी की है। क्या मतलब आपका? भाई साहब, उसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहती। आप भी कुछ मत कहना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अरे बहन जी माफ करना, मुझे तो ये पता ही नहीं था। कोई बात नहीं बहन जी, मैं उसको उधार दे दिया करूँगा। अब मैं चलता हूँ। दुकानदार इतना कहकर चला जाता है और पारुल गुस्से में दरवाजा बंद करती है और अपनी सौतन को गुस्से में आवाज लगाकर बुलाती है और उसे डांटते हुए कहती है, तुमको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि इधर उधर से उधार मत लिया करो। अरे करोड़पति है मेरा पति और तुम जब देखो उधार लेती रहती हो। ना जाने क्यों मुझे ही ये उधारी वाली सौतन मिलनी थी। मैंने उसको झूठ बोला कि तुझे कैंसर है, तब जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ। करोड़पति है तेरा पति, तुम्हें उधार लेगी ना, भूल मत। मैं तेरी सौतन है, लेकिन उधारी की सौतन। तूने मेरे मर्द को पैसे दिए हैं ताकि कुछ दिन मैं तेरी सौतन बन के नाटक करूं। आई समझ तुझे? चल अब मैं चलती हूँ। और हाँ, कैंसर हो तेरी बुआ को, तेरी चाची को, तेरी अम्मा को। आई समझ? सौम्या इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और पारुल बस उसे देखकर हैरान रह जाती है। पर आखिर क्यों वो एक उधारी की सौतन की उधारी वाली हरकतें झेल रही थी। चलिए जानते हैं। पारुल और आनंद की शादी उनकी मर्जी से हुई थी और दोनों खुश भी थे।
लेकिन पारुल की अपनी सास सबोली से बिल्कुल नहीं बनती थी और बच्चा ना होने के कारण वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। वैसे तो उसकी सास गांव रहा करती थी, लेकिन वो जब देखो अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए फोन पर भड़काया करती। पारुल को कॉल आता है कि उसकी सास गांव से उसके घर कुछ दिन रहने आने वाली है और उसकी सास को सबक सिखाने के लिए पारुल अपनी नौकरानी को पैसे देकर कुछ दिन के लिए उसकी सौतन बनने का नाटक करने को कहती है। और यही कारण था कि पारुल अपनी सौतन को झेल रही थी। दिन बीतते हैं, सबोली उनके घर आती है और पारुल और सौम्या उनका स्वागत करती है और पारुल सबोली के पैर छूकर कहती है, पाए लागू मम्मी जी, रास्ते में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे मेरी नई बहू, तू मेरे पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लेगी क्या? वो क्या है ना, मेरे अंदर ये फीचर ही नहीं है, बोले तो मैं झुकेगी नहीं साला। ठीक है बहू, मेरा आशीर्वाद तो वैसे भी तेरे साथ ही है, बस तू मेरे घर को एक चिराग दे दे। अरे माँ जी कैसी बात करती है तुम, चिराग कोई OLX या फ्लिपकार्ट पर थोड़ी मिलता है जो खरीद के दे दूं, या प्ले स्टोर से डाउनलोड थोड़ी होगा, टाइम लगेगा, रुको जरा सब्र करो। सबोली ये सब सुनकर जहाँ शांत थी, वहीं पारुल को ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो बस यही चाहती थी कि उसकी सास उसकी कदर समझे। दिन बीतते हैं, सबोली सौम्या पर बड़ा लाड प्यार दिखाती है और पारुल से घर का काम करवाती है। ये सब देखकर पारुल को अब गुस्सा आने लगा था। एक दिन वो रसोई में काम कर रही थी कि आनंद उसे बाहों में भर कर कहता है, अच्छा मेरी जान, कैसा लग रहा है अपने ही घर में उधारी की सौतन लाकर? क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? यहाँ नौकरानी होते हुए वो महारानी बनी हुई है और मैं काम कर रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कैसे पति हो? अच्छा ठीक है, एक गाल पर किस करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। हट जाओ, मेरा दिमाग खराब है ये सोचकर कि कैसे माँ जी को अपनी कदर समझाओ और तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है बाबा, हो गया तुमसे दूर, ये किस भी मैं तुम्हारी उधारी वाली सौतन को कर दूंगा। ये सुनकर पारुल गुस्से में आनंद को बेलन से मारने लगती है कि तभी वहाँ पर सबोली और सौम्या आती है और ये सब होते देखकर सबोली कहती है, हाय राम रे, मैं सही कहती थी, ये लड़की लायक ही नहीं है, देख कैसे मार रही है तुझे। सौम्या बहू, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं क्या बोलेगी, ये तो इन दोनों के आपस का मामला है ना, बोले तो मैटर। आपस का मतलब? तेरा भी तो पति है ये। सबोली ये बोली ही थी कि तभी सौम्या को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सबोली खुश हो जाती है और कहती है, वाह वाह, जुग जुग जीती रहे बहू, तूने मुझे खुश कर दिया। ये ले 10,000 रुपए मेरी तरफ से शगुन। अब जल्दी इस घर में नन्हा मेहमान घूमेगा। अरे माँ जी, क्यों किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर रही हो? क्या मतलब तेरा बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैंने बोला थैंक यू पैसे के वास्ते। सबोली ये सुनकर चली जाती है, जिसके बाद पारुल सौम्या से कहती है, तुम माँ कैसे बन सकती हो? तुम तो आनंद की पत्नी भी नहीं हो। कैसे बन सकती हो मतलब? मैडम, अब क्या ये तुमको बताना पड़ेगा कि माँ कैसे बनते हैं? और मैडम, दुनिया में तुम्हारा ही पति नहीं है, मैं भी शादीशुदा हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती? सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं बस परेशान हो गई थी। मुझे लगा तुमको देखकर समझेंगी कि उनकी बेस्ट बहू मैं हूँ, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। अब उनको लग रहा है कि तुम उनकी बहू हो और ये बच्चा उनका पोता है। मुझे तो मेरी उधारी की सौतन भारी पड़ गई। पारुल ये बोलकर उदास होकर चली जाती है, जिसके बाद सौम्या आराम करने लगती है। सौम्या अब कोई काम नहीं करती और बस आराम करती, और तो और अब वो सबोली से बदतमीजी तक करती ताकि उसे पारुल की कदर समझ आए। लेकिन खानदान के चिराग के चक्कर में अंधी होकर सबोली सब कुछ नजरअंदाज करती। ऐसे ही एक दिन जब पारुल घर में पोछा लगा रही थी, तभी सौम्या जल्दबाजी में चलकर आती है और अपनी गलती से फिसलकर गिरने ही वाली होती है कि सबोली उसे थामकर बचा लेती है। जिसके बाद वो सौम्या को सोफे पर बिठाकर पारुल को एक थप्पड़ लगाकर कहती है, खुद तो बांझ है और जो मेरे घर को चिराग देने वाली है, तू उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? पर माँ जी, मैंने क्या किया? बड़ी बेशर्म है, पूछती है कि क्या किया। अभी ये गिर जाती और इसके बच्चे को कुछ हो जाता ना, मैं तुझे छोड़ती नहीं। सबोली उसे सुना ही रही थी कि तभी आनंद वहाँ पर आकर कहता है, माँ, पारुल पोछा लगा रही थी, सौम्या को देखकर चलना चाहिए था। इसमें पारुल की क्या गलती जो आप उसे इतना सुना रही हो? कैसा बाप है तू?
अगर तेरे बच्चे को भी कुछ हो जाता तो बस बहुत हो गया। अब ये पारुल इस घर में नहीं रहेगी, आई समझ सबको। सबोली ये बोलकर पारुल का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने लगती है कि तभी सौम्या सोफे से उठती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक कर कहती है, बस मैं कुछ बोल नहीं रही तो तुम सब लोग अलग ही रामायण चालू करके बैठे हो। बस मेम साहब, क्यों इस औरत के लिए तुम इतना कर रही हो जिसको तुम्हारी अच्छाई नजर ही नहीं आती है। अरे मैं बताती हूँ तेरे को, ना मैं तेरी बहू है ना ये बच्चा तेरा पोता है, मैं तो यहाँ काम वाली है और पारुल मेम साहब की उधारी की सौतन, समझी? ये क्या बोल रही है तू? सही बोल रही हूँ। मेम साहब ने मुझे पैसे दिए उधारी की सौतन बनने के लिए, ताकि मैं तेरे को बता सकूं कि पारुल ही तेरी अच्छी बहू है। लेकिन तू आँख की अंधी क्या समझेगी? अरे इतना प्यार करती है तेरी बहू तुझसे कि उधारी की सौतन ले आई ताकि उसकी कदर कर सके तू। हाँ माँ, मैंने तो पारुल को बोला था कि माँ को जो बोलना है बोलने दो, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। लेकिन पारुल ने बोला कि माँ जी खुद मुझे अपनी बहू माने तो वही अच्छा होगा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ये सब नाटक किया। मैं चाहती थी कि आपको मेरी कदर समझ में आए, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सब सुनकर सबोली को समझ में आता है कि खानदान के चिराग के लालच में वो अंधी होकर अपनी हीरे जैसी बहू की खूबियां नजरअंदाज कर रही थी, जिसके बाद उसे अपने किए का बुरा लगता है और वो अपने बहू बेटे और सौम्या से माफी मांगती है और पारुल को भी इस तरह अपनी उधारी वाली सौतन से छुटकारा मिलता है और कुछ सालों बाद वो एक बच्चे को गोद लेकर अपनी जिंदगी खुशी से बसर करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।